हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, क्लास स्टार्ट करेंगे। सर आज क्या कराएंगे? बच्चे आज आपको दिख ही रहा होगा, हम आपके सामने अपनी केस स्टडी बुक लेके आए हैं। आपको पता है कि एग्जाम में अब आपको एमसीक्यू आने हैं और इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपी निकाले हैं वहां से काफी हद तक हमें क्लैरिटी मिल गई है। माइक लगा ले जरा। वहां से हमें काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई है कि जो एमसीक्यूज आएंगे ज्यादातर पेपर में, अच्छा वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ही आएंगे। सो इसलिए हमें उन एमसीक्यूज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर क्या कुछ नया है? बिल्कुल भी नहीं। जो जो आपने पढ़ा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जो केस स्टडी इन्होंने बनाए हैं वो तो आपकी बुक के क्वेश्चन ही उठा के छाप दिए हैं और उसको नाम दे दिया है केस स्टडी का। सो बच्चे, केस स्टडी आए जो मर्जी आए, हमने सारी तैयारी की होती है, बट स्टिल हम एक बार जो इंस्टीट्यूट ने हमें केस स्टडीज दिए हैं वो केस स्टडीज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आपको एक फ्लेवर मिल जाए कि किस तरह का पेपर हमें आने वाला है। अचानक जाके पेपर में देखे और पता ही ना लगे क्या आने वाला है तो थोड़ा अजीब लगेगा। सो इसलिए इंस्टीट्यूट ने हमें 7-8 केसेस दिए हैं करने को। वो 7-8 केस स्टडीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल एमसीक्यूज तो बच्चे नॉर्मल होते हैं, उसमें तो कुछ खास नहीं होता, पर मेन जो एमसीक्यूज आने हैं पेपर में, इंस्टीट्यूट कह रहा है अगर 30 मार्क्स के, आपको पता है कि 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स के तो अब एमसीक्यू आने हैं। मेजॉरिटी आप मान के चलो इसमें से 25-26 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ही आने हैं। खास करके सीए फाइनल में एक आधा ही है, कोई इंडिविजुअल एमसीक्यू आ जाए तो आ जाए। सो इसलिए एक बार आंखों के आगे से केस स्टडीज निकले होंगे, सो पेपर में नयापन नहीं लगेगा कि हाँ ये किस तरह के क्वेश्चंस आ गए। तो सिलेबस हमने सारा अच्छे से किया हुआ है। अमेंडमेंट्स भी हमने आपको सारे करा दिए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे। एएफएम में तो खास करके बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे। तो अब हम अपनी आखिरी जिम्मेवारी भी आपके साथ पूरी कर रहे हैं कि आपको केस स्टडीज करा दें। अब बच्चे, केस स्टडीज आए ही अब हैं तो पहले कैसे करा देते? हमारे पास बहुत सारे केस स्टडीज थे और उसको कराने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज हमें तो इंस्टीट्यूट वाले ही करने का फायदा है। तो इंस्टीट्यूट ने केस स्टडीज दिए ही अभी हैं, इसलिए हम पहले इसको करा ही नहीं सकते थे। सो आइए, जितने के केसेस हैं यू विल फाइंड कि पेपर थोड़ा आसान हो गया। यस, ये जो 30 नंबर है ना, ये आपको 30 नंबर समझ लो शायद 30 मिनट में मिल जाएंगे। अगर आपका अच्छा कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर तो ये 30 नंबर अगर आपने 30 मिनट में ले लिए तो बच्चे फिर 70 नंबर का पेपर करना बड़ा इजी हो जाएगा। सर पेपर पैटर्न क्या आएगा? सिंपल पैटर्न है, हमें भी एमटीपी को देख के ही पता लगा क्या पैटर्न है। तो पहले तो आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं जिसमें मेजॉरिटी केस बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, मतलब एक केस होगा उसके नीचे एमसीक्यूज होंगे। बाकी बचा बचे 70 मार्क्स का पेपर। इसमें से भी फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होगा, 14 मार्क्स का है वैसे तो, पर आई डाउट के 14 मार्क्स का क्वेश्चन ये देंगे। मे बी 8 और 6 का दे दे, 10 और 4 का दे दे, 5-5-4 का दे दे, ये तो उनकी मर्जी है। बचे हमारे पास कितने? 56 मार्क्स। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। ये शायद मैंने थ्योरी के साथ भी डिस्कस किया था, है ना? 5 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे, अगेन 14 मार्क्स ईच। तो 14 मार्क्स का तो वही क्वेश्चन आने से रहा। एएफएम में कम चांस होते हैं, एफआर में हमारे फिर भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। एएफएम में चांसेस थोड़े कम होते हैं कि आपको 14 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाए। सो आइए, आज हमारा फोकस इसके ऊपर है। तो क्या इसके लिए कोई अलग तैयारी है? कोई अलग तैयारी नहीं है। अभी मैं आपके साथ सारे केसेस सॉल्व करने वाला हूं तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। जो हमने पढ़ा हुआ था वो एज इट इज आपके केस सिनेरियोज के लिए एप्लीकेबल है। और केस सिनेरियोज कुछ है ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने आपकी बुक के क्वेश्चन उठाए और डाल दिए। मैं एक दो तो आपको दिखा भी दूंगा कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए भी हुए हैं। आइए जी, केस स्टडी नंबर 1 आरटीपी मई 2024 का है और बच्चे ये सिक्योरिटाइजेशन से है। और मैं कहता हूं अगर ऐसा केस आ जाए तो 10 नंबर लेने में 5 मिनट लगेंगे। केस का साइज देख रहे हो भाई, ये केस है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। थ्योरी केस है, थ्योरी। सिक्योरिटाइजेशन तो सारा थ्योरी टॉपिक है, तो थ्योरी के ऊपर उन्होंने केस स्टडी बनाया। जब मैंने देखा ना सिक्योरिटाइजेशन पे केस स्टडी आया है, मुझे लगा ला भाई कुछ नया आने वाला है, मजा आएगा। पर जब मैंने केस को पढ़ा तो 4 लाइनों का केस है
और इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं कि सीए इंटर में भी हम सिक्योरिटाइजेशन, डेट सिक्योरिटाइजेशन के नाम से पढ़ाते हैं, अगर उनको आ जाए तो शायद वो भी कर लेंगे। सो चलिए आइए पढ़िए जी क्या लिखा है। ग्रो मोर लिमिटेड एंड एनबीएफसी in the need of funds and hence it sold its receivables to MAC Financial Corporation for 100 million। लो जी, कोई एनबीएफसी है, आपको पता है सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, रिसीवेबल्स को बेचा जाता है, उसको पैसे चाहिए तो उसने अपने रिसीवेबल्स उठा के एमएसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बेच दिए हैं। कितने के? 100 मिलियन के बेच दिए हैं। अब यहां एमएसी लिखा था, अब यहां एमएफसी लिख दिया है। इंस्टीट्यूट का केस है, कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। ठीक है, नहीं एमएफसी, अच्छा सॉरी, एमएसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एमएफसी लिखा है, सॉरी माफ करिएगा, बिल्कुल ठीक है। एमएफसी क्रिएटेड अ ट्रस्ट फॉर दिस पर्पस कॉल्ड जनरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो एमएफसी ने ट्रस्ट बनाया है थ्रू विच इट इशूड सिक्योरिटीज कैरिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। तो सिक्योरिटीज इशू करेगा डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क और रिटर्न, यही होता है सिक्योरिटाइजेशन के लोन को बेस बना के सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं। फर्दर दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो परमिट्स जीआईटी टू री इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो जीआईटी जो है यानी कि जो ट्रस्ट है वो सरप्लस को री इन्वेस्ट भी कर सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। हमने क्या पढ़ा हुआ है, चलो केस के साथ साथ समझाता हूं, पहले एक बार पढ़ लें। MFC also appointed a third party, Safeguard Private Limited, to collect the payment due from the obligor। obligor कौन होते हैं? शायद से मेरे जैसे लोग जिन्होंने लोन लिया हुआ है। And passes it to GIT। It will also follow up with the defaulting obligor and if required initiate the appropriate legal action against them। तो बच्चे ये सवाल है, कोई ग्रो मोर एक NBFC है, उसने अपने रिसीवेबल्स एमएफसी को सेल कर दिए हैं। एमएफसी ने जीआईटी नाम का एक ट्रस्ट बना दिया है। ट्रस्ट ने इन्वेस्टर्स को क्या इशू करे हैं? सिक्योरिटीज इशू करे हैं। यही होता है हमारा सिक्योरिटाइजेशन, है ना। और एक थर्ड पार्टी एमएफसी ने एसपीएल को एंगेज किया है, किसके लिए? टू कलेक्ट द पेमेंट ड्यू फ्रॉम द ऑब्लिगर। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जीआईटी को हम लोग एसपीवी बोलते हैं। ये आपका एसपीवी है, ये आपका एसपीवी है, ये आपका ओरिजिनेटर है, ये आपका ओरिजिनेटर है और ये आपके इन्वेस्टर्स हैं। ये कौन है जो एसपीएल है? ये आपका आरपी होता है, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट होता है। फिर अच्छे से डायग्राम बना के समझाया हुआ है। और हमने पढ़ा हुआ है जितना पैसा जीआईटी के पास आएगा, जीआईटी क्या उतना पैसा इन्वेस्टर्स को दे देगा? डिपेंड करता है कि उसने पीटीसी इशू करा है कि पीटीएस इशू करा है। याद है पीटीसी क्या था? पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है पीछे से जितना पैसा आएगा वो आगे दे देगा, कोई दिमाग नहीं लगाएगा। जबकि पीटीसी क्या होता है? पे थ्रू सिक्योरिटीज, के वो मर्जी से पैसा आगे भेजेगा और उसकी अगर उसका दिल करेगा तो थोड़ा पैसा होल्ड भी करेगा और उसको इन्वेस्ट भी करेगा। और यहाँ लिखा हुआ था, इधर देखो, इट परमिट्स द जीआईटी टू री इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो लग रहा है कि उसने कौन से सिक्योरिटीज इशू किए हैं? पीटीएस सिक्योरिटीज ही इशू किए हैं, ऐसा लग रहा है ना। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। पहला, द सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड फॉर 100 मिलियन बाय जीआईटी। लो पहला ही क्वेश्चन वही है, वो कह रहे हैं जो सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट जारी हुए हैं ये कौन से सिक्योरिटीज है? पास थ्रू है, पे थ्रू है, स्ट्रिप्ड है कि डेट फंड्स है? बच्चे ये पीटीएस है, क्योंकि जो पैसा पीछे से आएगा जीआईटी जो ट्रस्ट होता है वो अपनी मर्जी से वो पैसा आगे पास ऑन करेगा। मर्जी होगी तो वो पैसा होल्ड करके उसको री इन्वेस्ट भी करेगा और इसके जरिए क्या वो इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा रिटर्न बना के देने की कोशिश करेगा? यस करेगा। तो पहला सवाल देखो कितना इजी है। सर आपने तो बोल दिया इजी है, करेगा तो वही जिसको पे थ्रू सिक्योरिटीज याद है, वो तो है ही है बच्चे। आगे पढ़िए। इन द अबव सिनेरियो द ओरिजिनेटर इज, लो ओरिजिनेटर कौन है? एक मिनट, मैंने शायद ओरिजिनेटर इसको बोल दिया था। नहीं 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 नहीं, इसने बनाया है ना ट्रस्ट। इसने तो पहले रिसीवेबल्स खरीदे और इसने ट्रस्ट बनाया है। तो ओरिजिनेटर कौन होगा आपका? एमएसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ग्रो मोर नहीं है बच्चे, ग्रो मोर तो बेच के निकल गए। ग्रो मोर ने तो सेल कर दी, मतलब एचडीएफसी बैंक ने किसी को सेल कर दिया रिसीवेबल्स, उसने उन रिसीवेबल्स को बेस बनाया।
तो सिक्योरिटीज इशू करे थे एमएफसी ने, तो आपका एमएफसी ही क्या होगा, ओरिजिनेटर होगा। इसमें जीएम एनबीएफसी ओरिजिनेटर नहीं होगा, क्योंकि वो तो बेच के निकल गया। वो तो पहली लाइन में लिखा है देखो कि वो तो बेच के निकल गया है। सिक्योरिटाइजेशन में एसेट्स बेचे थोड़ा जाते हैं, सो एसेट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। तो वो काम किसने किया है, वो काम एमएफसी ने किया है, तो ओरिजिनेटर आपका एमएफसी है। जीआईटी कौन है, तो मैंने पहले लिख दिया था। जीआईटी कौन है, जीआईटी आपका एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ट्रस्ट होता है हमेशा, पहले भी क्लास में भी बात करी है। एसपीएल कौन है, एसपीएल आपका रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट है, कि ऑब्लिगर से पैसा इकट्ठा करके आगे पास ऑन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, व्हेन वाईटीएम इन मार्केट राइजेस प्राइजेस ऑफ पीओ सिक्योरिटीज टेंड टू राइज, ये फॉल्स है। ये हमने साफ साफ लिखवाया हुआ है, नोट्स में जाके पढ़ना, कि जब वाईटीएम बढ़ता है प्राइस ऑफ पीओ सिक्योरिटीज टेंड्स टू फॉल, क्योंकि हमने कहा था लोग अपना प्रिंसिपल पेमेंट डिले कर देते हैं और उसको बाजार में जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो प्राइस ऑफ प्रिंसिपल सिक्योरिटी गिरना शुरू हो जाता है, जबकि आईओ सिक्योरिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो व्हेन वाईटीएम फॉल्स द प्राइस ऑफ पीओ सिक्योरिटीज टेंड्स टू फॉल। अरे ये तो सेम ही लिखा है, अच्छा नहीं, व्हेन मार्केट प्राइस राइजेस, व्हेन वाईटीएम राइजेस प्राइजेस ऑफ पीओ सिक्योरिटीज टेंड्स टू फॉल। तो जाके पढ़िएगा, एज इट इज ये लाइन हमारे नोट्स में लिखी हुई है। अब मैं रेफर नहीं करूंगा, टाइम बहुत लग जाएगा, ढूंढने पड़ते हैं। सो एज इट इज मैंने स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज में, पीओ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज में ये लाइन लिखवाई हुई है, और एज इट इज देखो उसके ऊपर एमसीक्यू बन के आ गया। तो देखो कितना टाइम लगा इसको करने में। सिर्फ बात क्या है कि क्या आपने सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक पढ़ के आए हैं अच्छे से कि नहीं पढ़ के आए हैं। अदरवाइज ना इसमें कोई समझाना है, ना कोई कैलकुलेटर चलाना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए। केस स्टडी 2 भी आपका आरटीपी मई 24 का है। इसमें बच्चे एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि थ्योरी है तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास में किया नहीं हुआ था। एक बहुत ही छोटी सी बात है, इन्होंने उसके ऊपर भी सवाल पूछ लिया। हमने एक कॉन्सेप्ट किया था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ईएमएच में वीक फॉर्म एफिशिएंसी टेस्ट करने के हमने 2 तरीके बताए थे आपको। आप रन टेस्ट कर सकते हैं और सीरियल कोरिलेशन टेस्ट कर सकते हैं, इस पे प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं। इन्होंने बच्चे एक नया टेस्ट दे दिया, दैट इज फिल्टर टेस्ट। अब मुझे लगता था उसमें एक लाइन लिखी है, उसपे कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है, सो हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। ये फिल्टर टेस्ट के ऊपर सवाल आ गया। अब देखो इतना बड़ा मटेरियल है, कोई एक आधी लाइन अगर रह गई और ये उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए, सो इसमें एक फिल्टर टेस्ट है। तो मैं आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी ड्रिल से उसको पढ़ा देता हूं कि फिल्टर टेस्ट क्या होते हैं। पहले हम सवाल पढ़ लें एक बार, फिर हम फिल्टर टेस्ट की बात करते हैं। या काम करते हैं, पहले आपको फिल्टर टेस्ट पढ़ा ही देते हैं। इधर देखो, मैं आपके लिए लेके ही आया, ये देखिए। हमने ईएमएच आपको पोर्टफोलियो के साथ पढ़ाया था, इन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस में दिया हुआ है। बच्चे बात एक ही है, जहां मर्जी पढ़ो, पढ़ना ही होता है। हमने सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर पूरा किया था, पर ईएमएच हमने पोर्टफोलियो के साथ कर लिया था, बिकॉज उसका रन टेस्ट, ऑटो सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, वो सारे ऑटो कोरिलेशन टेस्ट हमने क्लास में किया था। ये देखो, इन्होंने ईएमएच जो है वो सिक्योरिटी एनालिसिस में दिया है। तो ये सारा हमें आता है कि 3 लेवल है, वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रांग फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंसी, ये सारा हमने किया हुआ है। फिर हमने ये 2 टेस्ट आपको कराए थे, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, इन्होंने तो कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया, हमने आपको प्रैक्टिकल भी कराए थे इसके ऊपर, और रन टेस्ट। ये देखो एक तीसरा टेस्ट दिया हुआ है, फिल्टर रूल टेस्ट। अच्छा मुझे याद कराओ, व्हाट इज वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, कि अगर मार्केट वीकली एफिशिएंट है तो आप इतिहास के प्राइसेस को देख के पैसा नहीं बना सकते, यही होता है ना। व्हाट इज वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, कि अगर मार्केट वीकली एफिशिएंट है तो आप पास्ट के प्राइस पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर है ना, बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल, वेज पैटर्न, क्या कहते हैं, फ्लैग पैटर्न, पिनट पैटर्न, ये सब देख के आप पैसा नहीं बना सकते। मतलब टेक्निकल एनालिसिस इज ऑफ नो यूज, यही किया हुआ है हमने। उसको टेस्ट करने का एक तीसरा टेस्ट भी, ये थ्योरी टेस्ट है, फिल्टर टेस्ट। पढ़े जरा इसमें क्या होता है। फिल्टर टेस्ट कुछ नहीं है, हम लोग रियल में ये काम करते हैं। जैसे हमने मूविंग एवरेज पढ़ा था ना, मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग बॉडी ऑफ डाटा के ऊपर जो एवरेज खींचते हैं। मान लो हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी कि जब कोई शेयर 200 डे मूविंग एवरेज से 1% ऊपर जाएगा तो उसको बाय कर लेंगे। 200 डे मूविंग एवरेज से 1% ऊपर जाएगा उसको बाय कर लेंगे, और जब वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 2% गिर जाएगा तो हम उसको सेल कर देंगे। ये एक स्ट्रैटेजी बना ली और बैक टेस्ट किया कि इतिहास में इस स्ट्रैटेजी ने पैसे बनाए हैं कि नहीं बनाए, बट दिस इज फिल्टर टेस्ट। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लगा के, एक पर्टिकुलर
स्ट्रैटेजी लगा के हम लोगों ने बैक टेस्ट किया और चेक किया कि इतिहास में पैसे बने हैं कि नहीं बने हैं, और आगे फिर उसको फॉरवर्ड टेस्ट भी किया कि आगे उससे पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर बच्चे इस स्ट्रैटेजी से पैसे बन जाते हैं, मतलब मार्केट अपने पुराने पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, तो मार्केट इज नॉट वीकली एफिशिएंट, और अगर नहीं बनते हैं तो मार्केट इज वीकली एफिशिएंट। दिस इज फिल्टर टेस्ट। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लगा के उसका गेन लॉस फॉरवर्ड टेस्ट करके गेन लॉस निकाल के चेक किया जाता है कि बाजार रिटर्न बना के देता है या नहीं देता है। देखो एएफएम इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट, कोई भी एक लाइन पे उठ के सवाल बन जाता है, और ये नई चीज भी आ सकती है। ठीक है, तो ये फिल्टर टेस्ट स्टडी मटेरियल में था, फ्रैंकली स्पीकिंग हमने नहीं कराया था, हमें नहीं लगता था ये आ सकता है, पर इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया है। सो आइए, इफ द प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीजेस बाय एटलीस्ट n%, देन बाय। आगे ना बात, हमने बना लिया कि मूविंग एवरेज से 1% ऊपर जाएगा तो बाय, एंड होल्ड इट अंटिल इट्स प्राइस डिक्रीजेस बाय एटलीस्ट n% फ्रॉम ए सब्सिक्वेंट हाई। और हमने कहा जब ये ऊपर चला गया, जब वहां से 2% गिर गया तो हम सेल कर देंगे। ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस एटलीस्ट n% और मोर, सेल इट। समझ गए? इफ द बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइस चेंजेस इज रैंडम, फिल्टर रूल शुड नॉट अप्लाई इन सच अ बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। अब ये लाइन सही नहीं है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। आगे इन्होंने टेस्ट के बारे में, ईएमएच के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी है। मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा करके पैसे बन गए तो मतलब मार्केट इतिहास को रिपीट कर रहा है, एंड मार्केट इज नॉट वीकली एफिशिएंट। क्लियर है? सो यहां एक स्ट्रैटेजी लगा के फिल्टर रूल टेस्ट, एक रूल बना दिया ना मैंने। देखो, पता है जब रियल ट्रेडिंग होती है ना, हम कहते हैं दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक डिस्क्रिशनरी, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग। दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग। सर सच बताना, रूल बेस्ड ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं? यस बनते हैं, हम खुद बनाते हैं। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं। हमारे मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है, इवन अमेरिका की मार्केट भी नहीं है। इतिहास देख के पैसे बन जाते हैं। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग है ये, फिल्टर रूल टेस्ट रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। आपने एक रूल बना दिया, उस रूल पे जाके ट्रेड डालने शुरू किए, अगर आपके पैसे बन गए मतलब मार्केट इतिहास रिपीट कर रहा है, मार्केट इज नॉट वीकली एफिशिएंट। सर मतलब इंडियन मार्केट इज नॉट वीकली एफिशिएंट? बच्चे दुनिया का कोई भी मार्केट वीकली एफिशिएंट भी नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो छोड़ ही दो, मतलब इतिहास देख के पैसे बन जाते हैं। हाँ, ये फिल्टर टेस्ट के अनुसार बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, इन्होंने तो सही लिखा ही नहीं हुआ, तभी मुझे पता है ना। सो बाय एंड लार्ज स्टडीज सजेस्ट दैट फिल्टर रूल डू नॉट आउट परफॉर्म अ सिंगल बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। ये तो कुछ और ही चला गया। वो कह रहा अगर आप बाय एंड होल्ड कर लें तो रूल लगा के भी उतने ही पैसे बनते हैं। जी नहीं बच्चे, ज्यादा बन जाते हैं। बाय एंड होल्ड में तो सिर्फ बुलिश मार्केट में पैसे बनने हैं, पर अगर आप रूल लगा के ट्रेड करेंगे तो आप बेरिश मार्केट में शॉर्ट सेल करके भी तो पैसा बनाएंगे। सो बाय एंड होल्ड से ज्यादा पैसे बन जाते हैं। बाय एंड होल्ड तो 15-20% साल का ऑन एन एवरेज बनता है, और इससे थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं, 25-30% भी बन सकता है साल का। मैं कहीं और ही चला गया, अपनी करामत सुनानी शुरू कर दी। आइए जी केस स्टडी पढ़ते हैं। सो मुझे ये वाला टेस्ट बताना था, वो भी हमने बता दिया। पढ़िए जी। सर अगेन थ्योरी है? यस बच्चे, अगेन थ्योरी है। You are a financial analyst at a prominent investment firm and have been tasked with the empirically verifying the weak form of market efficiency theory for the XYZ stock index. आपको काम दिया गया है कि XYZ stock index का weak form of market efficiency टेस्ट करना है। A collection of diverse stock, index है ना, तो index में तो बड़े सारे stocks होंगे। You decided to conduct 3 different tests to assess whether the stock market follows the principle of weak form of EMH। तो 3 ही टेस्ट होते हैं, उसने तीनों तरह के टेस्ट किए हैं। टेस्ट नंबर 1, for the past 5 years you collected daily price changes of the stock in XYZ stock index. You calculated correlation coefficient for different lag period। मैं तो आगे पढ़ूंगा भी नहीं। ये कौन सा टेस्ट है? सीरियल या ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। क्या करते थे हम इसमें? जितना डाटा होता था उसकी 2 सीरीज बना लेते थे, दोनों के बीच में कोरिलेशन टेस्ट करते थे। इफ कोरिलेशन 10 टुवर्ड 0 तो मार्केट इज वीकली एफिशिएंट, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। और हम 10 टुवर्ड 0 किसको बोलते थे? प्लस माइनस 0.25 के बीच में अगर कोरिलेशन आता है मार्केट वीकली एफिशिएंट है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सो यू कैलकुलेटेड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर डिफरेंट लैग पीरियड्स and analyzed whether past price changes exhibit any significant correlation with future price changes। आपने चेक किया कि इतिहास के प्राइस चेंजेस का क्या फ्यूचर प्राइस चेंजेस से कोई लेना देना है या नहीं है।
यू कंसिडर्ड प्राइस चेंज टू बी सीरियली इंडिपेंडेंट, आपको लगा नहीं, कोई लिंक नहीं है। द रिजल्ट्स इंडिकेटेड दैट मोस्ट ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर क्लोज टू जीरो, यही हमने पढ़ा। इफ 10 टुवर्ड जीरो है तो मार्केट इज वीकली एफिशिएंट, कोई कोरिलेशन नहीं है। एंड स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, suggesting those past prices changes do not predict the future prices changes, मतलब मार्केट इज वीकली एफिशिएंट। आप इतिहास देख के पैसा नहीं बना सकते एज पर योर ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। टेस्ट नंबर 2, you further investigated the randomness of the price changes in the XYZ stock index। अब आपने रैंडमनेस को चेक करना शुरू किया, तो इसमें आप रन टेस्ट करते हैं, प्लस माइनस, भाव बड़ा भाव गिरा, भाव गिरा, भाव गिरा, भाव गिरा, गिरा 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 गिरा, बड़ा 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 बड़ा, गिरा 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 गिरा, बड़ा 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 बड़ा, याद है, प्लस माइनस। एनालाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ डेली प्राइस चेंजेस, यू काउंट द नंबर ऑफ रन्स, तो ये तो रन टेस्ट है। वेयर प्राइस चेंजेस आर कंसिस्टेंटली पॉजिटिव और नेगेटिव, याद है, प्लस 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 प्लस, एक रन, प्लस माइनस 6 रन, जहां साइन चेंज होता था वहां एक रन कंप्लीट होता था। Upon comparing the observed number of runs with the expected number based on randomness, you find that they align closely, supporting the idea that price changes follow a random pattern। मतलब यहां भी मार्केट वीकली एफिशिएंट है, प्राइस चेंजेस रैंडम है, वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। इतिहास के किसी पैटर्न को प्राइस चेंजेस जो हैं वो फॉलो नहीं करते, रैंडम प्राइस मूव आ रहे हैं। सो अगेन मार्केट इज वीकली एफिशिएंट। टेस्ट 3, अब ये तीसरा आएगा, फिल्टर रूल टेस्ट। टू एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, आ गया ना, मैंने कहा था ना एक स्ट्रैटेजी बनाइए, रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाइए, उस पे चेक करिए कि आपका पैसा बनता है कि नहीं बनता। टू एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड्स, यू इंप्लीमेंटेड अ सिंपल ट्रेडिंग रूल फॉर XYZ स्टॉक इंडेक्स। आपने एक रूल बनाया है। The rule involves buying when the price crosses a moving average of 5% threshold। मूविंग एवरेज ऑफ 5% थ्रेशोल्ड, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो मैंने बोला था वो है कि 200 है, मूविंग एवरेज से 1% बाजार ऊपर जाएगा तो खरीदेंगे। पहली बात तो यहाँ मूविंग एवरेज नहीं बताई कौन सी है, 5% का मतलब क्या बताया नहीं है, भाड़ में जाए, हमें को लेना देना नहीं है। उसने रूल बनाया है कि हम बाय करेंगे जब भाव मूविंग व्हेन प्राइस क्रॉसेज अ मूविंग एवरेज और 5% थ्रेशोल्ड, पता नहीं क्या है, पर जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा, और सेल करेंगे व्हेन इट क्रॉसेज अनदर 7% थ्रेशोल्ड। उसने कोई रूल बनाया है बस। ओवर अ पीरियड ऑफ टेस्टिंग यू कंप्यूटेड द रिटर्न्स जनरेटेड बाय ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर रिटर्न बन गए तो मार्केट इज नॉट वीकली एफिशिएंट, और अगर ना बने तो मार्केट इज वीकली एफिशिएंट। द रिजल्ट्स रिवील्ड दैट द रिटर्न्स आर नॉट कंसिस्टेंटली बेटर देन रैंडम चांस। लो यार, नहीं बनते पैसे, रैंडम चांस से भी इतने पैसे बनते हैं। implying that the past price trends do not reliably predict the future prices movement। तीनों से उसने यही कंक्लूजन निकाला है कि इतिहास देख के पैसा नहीं बन रहा। मतलब उसके तीनों टेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या मार्केट वीकली एफिशिएंट है? यस, उसके तीनों टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये मार्केट क्या है? वीकली एफिशिएंट है। आइए देखते हैं सवाल क्या पूछता है बच्चे। मैं इसको वेरी वेरी गुड केस स्टडी की कैटेगरी में रखूंगा। बहुत अच्छा केस डाला है, बिकॉज हम थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देते, जबकि हमने EMH बड़ा अच्छे से पढ़ाया था आपको। आइए, आफ्टर कंडक्टिंग द 3 टेस्ट द एविडेंस सपोर्ट्स द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। वो तो हमें वैसे पता लग गया था, इतिहास देख के पैसे नहीं बन रहे तो मार्केट इज वीकली एफिशिएंट। फॉर XYZ स्टॉक इंडेक्स यू कंक्लूडेड दैट प्राइस पास्ट प्राइस ट्रेंड डू नॉट रिलायबली प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। तो आपने ये कंक्लूजन निकाला है। आइए जी, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जवाब दीजिए जी। टेस्ट 1 इज, बाप रे बाप क्या सवाल पूछा है, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। बच्चे इसको ABCD कर लो। टेस्ट 1 इज क्या? सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। टेस्ट 2 इज रन टेस्ट। टेस्ट 3 इज फिल्टर रूल टेस्ट। ये क्या सवाल है? सिंपल, अगर आपको EMH की जानकारी है तो आप ये सवाल कर लोगे। The filter rule test should not be applied for buy and hold strategy if buy and hold पे filter rule नहीं लगाना चाहिए if the behavior of stock price changes is predictable, the behavior of stock price changes is dependent on past trend,
द बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइस चेंजेस इज कोरिलेटेड, द बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइस चेंजेस इज रैंडम। हाँ जी बच्चे देखो ये ना सवाल सही नहीं है। फिल्टर रूल टेस्ट शुड नॉट बी अप्लाइड, बस इतना ही होना चाहिए था। फिल्टर रूल टेस्ट कब नहीं लगता, जैसे मैं आपको दिखाऊं स्टडी मटेरियल में ये लाइन लिखी हुई है, लिखी होगी शायद ये देखो, फिल्टर रूल टेस्ट शुड नॉट अप्लाई इन सच अ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। कौन सी? इफ द बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइस चेंजेस इज रैंडम। देखो सीधा लाइन के ऊपर एमसीक्यू आया है। सो फिल्टर रूल टेस्ट शुड नॉट अप्लाई इन सच अ बाय होल्ड स्ट्रेटजी। छोड़ो, फिल्टर रूल टेस्ट कब नहीं लगता? फिल्टर रूल क्या है कि आप रूल बना के पास्ट प्राइजेस के बेस पे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर प्राइस चेंजेस रैंडम है तो आप कैसे पैसा बना लोगे बताओ? तो फिल्टर रूल टेस्ट कब नहीं लगाना चाहिए? व्हेन बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइस चेंजेस इज रैंडम। जब बिहेवियर पास्ट ट्रेंड को फॉलो करेगा तो आप पास्ट को देख के पैसा बना सकते हो, बट अगर बिहेवियर पास्ट ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रहा तो आप पास्ट को देख के पैसा कैसे बना लोगे बताओ? सो द आंसर इज व्हेन बिहेवियर ऑफ द स्टॉक प्राइस चेंजेस इज क्या? रैंडम। तो फिर आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बच्चे हम खुद रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं एंड बिलीव मी ठीक ठाक रिटर्न बन जाता है। नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ योर स्टडी सपोर्ट दैट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ईएमएच थ्योरी ना, वीक फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ना, मार्कोविट्स थ्योरी कहां से आ गया? रैंडम वॉक थ्योरी यस। अगर मार्केट वीकली एफिशिएंट है मतलब इतिहास देख के पैसे नहीं बन रहे, मतलब बाजार अपनी मर्जी से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहे हैं, यही होती है रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी क्या थी कि मार्केट शॉर्ट रन में कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता। मार्केट एक वो शराबी की तरह है जो कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है और अल्टीमेटली नाली में गिर जाता है। सो रैंडम वॉक थ्योरी को आपका रिजल्ट सपोर्ट कर रहा है कि बाजार कोई भी पास्ट को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब रैंडम चल रहा है, ऊपर नीचे कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से जितने केस आज हम करने वाले हैं दिस इज द बेस्ट केस स्टडी। हालांकि ये पहले 2-3 क्वेश्चन बड़े आसान पूछ लिए, बट ये केस अच्छा है कि बच्चा एक ईएमएच जैसे टॉपिक को भी ढंग से पढ़ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो इस केस से आपको आराम से समझ में आ जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? अब इसके बाद बच्चे ज्यादातर केसेस जो है वो कैलकुलेटर चलाने वाले हैं और वो हमारी बुक के क्वेश्चंस है। तो मन तो नहीं है पर एक आधा मैं फिर भी करा देता हूं ताकि आपको लगे ना कि हाँ ये कराए नहीं है इन्होंने। आइए जी, केस स्टडी नंबर 3। अब हम एमटीपी पे आ गए। तो आरटीपी में हमें 2 केसेस मिले थे, अब हमें एमटीपी में आई थिंक 6 केसेस मिले हैं टोटल, तो वो भी हम एक बार कर लेते हैं। आइए बच्चे, ये क्वेश्चन आपका देखा नहीं लग रहा? म्यूचुअल फंड का बुक का क्वेश्चन है, ये दिखाऊंगा आपको। ये देखो, इफेक्टिव यील्ड पर एनम दी हुई है 9.66, 11 और 24.15। ये देखो यहां होगा हमारे पास, बुक का क्वेश्चन है जी, बुक का। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो इफेक्टिव यील्ड 9.66 माइनस और 24.15। देख लो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो उसी के नीचे इन्होंने कितने एमसीक्यू डाल दिए? 4 एमसीक्यू डाल दिए, बट फिर भी हम एक बार सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। सो ये म्यूचुअल फंड के ऊपर केस बनाया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक सिंपल प्रैक्टिकल सवाल पकड़ा जाएगा, या तो किताब से या नया व्हाटएवर एक सिंपल क्वेश्चन पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर आपको केस बना के नीचे एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे। हमारे लिए वो इजी होगा, क्योंकि जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें प्रॉपर लिखना पड़ता है, पैटर्न बनाना पड़ता है, फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं। यहां तो बच्चे उल्टा सीधा कैलकुलेशन करो, चाहे कैलकुलेटर पे करो और आंसर छाप के आ जाओ, सो आपका समय बचेगा। सो थ्योरी वाले 2 केस हमने देखे, एक और है छोटा सा थ्योरी वाला। आइए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल का फ्लेवर लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है बट स्टिल एक बार डिस्कस कर रहे हैं। मैं समझाऊंगा नहीं डिटेल में, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आते हैं, थोड़े दिन बाद तो पेपर है ना, सो मैं समझाऊंगा नहीं डिटेल में, सिर्फ करके दिखाऊंगा। फ्लेवर दे रहा हूं मैं कि आपको लगे ना कि हाँ जाते ही पेपर में ये कैसे क्वेश्चन आ गए मेरे पास, मुझे तो पता ही नहीं इसको करना कैसे है। तो ये क्लास 1-1.5 घंटे की लगा के आप तैयार हो जाएंगे पहले 30 नंबर पकड़ने के लिए। पढ़िए जी। Mr. Y has invested in the 3 mutual funds as per the following details: mutual fund X, mutual fund Y and mutual fund Z.
अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख, 8 लाख और 4 लाख। एनएवी एट द टाइम ऑफ परचेज 10.3, 10.10 और 10। तो हम सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते होते थे एट द टाइम ऑफ परचेज। डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31 मार्च 23 9,000, 0 और 6,000। एनएवी एज ऑन 31 मार्च 2023 दिया हुआ है। इफेक्टिव यील्ड पर एनम एज ऑन 31 मार्च 2023 परसेंटेज में दिया है, तो पर एनम है इफेक्टिव यील्ड। एक साल कहता मान लो 365 डेज का है। अब वहां तो हमसे बड़ा कुछ पूछा जाता था, अब यहां जितना पूछा जाएगा हम सिर्फ उतना ही आंसर करेंगे, फालतू हम अपनी कलम चलाएंगे ही नहीं। आइए जी। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो कह रहा है जी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढिए और बताइए। टोटल एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड वाई एज ऑन 31 मार्च 2013 वुड बी। मैंने जब ये क्वेश्चन क्लास में कराया था मैंने तब भी बोला था ये एनपीवी लिखा आ गया है और आम व्यक्ति को ये टोटल एनएवी समझ नहीं आएगा। टोटल एनएवी ये पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड की वैल्यू बताओ। ये हमने क्वेश्चन एक गलत क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा था और मैंने कहा था याद करके जाना, टोटल एनएवी को वर्ड नहीं होता। तो टोटल एनएवी ये कहते हैं म्यूचुअल फंड की लास्ट डेट पे वैल्यू बताओ कितनी है। उसके लिए सबसे फंड वाई का पूछा है, उसके लिए हमें वाई के नंबर ऑफ यूनिट देखने पड़ेंगे। तो 8 लाख रुपए आपने वाई में लगाया है और 10.10 के रेट पे लगाया है, तो कितने यूनिट्स आपको मिले होंगे? क्या म्यूचुअल फंड में फ्रैक्शन में यूनिट्स मिल जाते हैं? यस मिल जाते हैं, पता है हमें 79207.92 यूनिट्स। इसको क्लोजिंग एनएवी से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10, तो 792079। लो जी ये आंसर, ये हमने किया हुआ है क्लास में और आपको बताया था कि टोटल एनएवी कोई वर्ड नहीं होता, ये इनके होममेड वर्ड और पेपर में इन्होंने एनपीवी लिख दिया था, तो बच्चे तो वैसे ही परेशान हो गए थे। और ये न्यू कोर्स के स्टडी मटेरियल में भी डाल दिया क्वेश्चन। टोटल यील्ड ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स इन टर्म्स ऑफ रूपी वुड बी। तो रूपी में तो आपने दो चीजें कमाई है, एक डिविडेंड और दूसरा कैपिटल गेन। आइए पहले एक्स के भी हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लें। इधर देखो एक्स के 4 लाख डिवाइडेड बाय 10.3, 4 लाख। ये क्वेश्चन हमने स्पेशल की कैटेगरी में रखा था कि अगर ये सवाल आपने नहीं किया तो पेपर में आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। 38834.95 यूनिट्स टोटल यील्ड ऑफ म्यूचुअल फंड। दो हैं, एक तो आपको डिविडेंड कमाया आपने कितना, म्यूचुअल फंड ने 9,000 रुपया तो आपको डिविडेंड दे दिया, क्योंकि यील्ड बच्चे परसेंटेज में नहीं मांगा, रुपीज में मांगा 9,000। प्लस आपने कैपिटल गेन कमाया कितना, आपके फंड की वैल्यू ये हो गई। लास्ट में एनएवी कितनी है आपकी 10.35, एक्स का ढूंढ रहे हैं, माइनस शुरू में कितना लगाया था 4 लाख, दिस विल बी योर कैपिटल गेन। तो ये दो चीजें आपने कमाई है, 38834.95 इंटू 10.35 माइनस 4 लाख प्लस 9,000, 10941.73। लो जी 10941.73। इसमें कुछ नया नहीं है, अगर आपको आते हैं तो आराम से वीडियो बंद कर दीजिए और बाकी सवाल खुद कर लीजिए, कुछ नहीं है और कराने वाला। मेन यही दो थे ऊपर वाले केस, बाकी सब ऐसे प्रैक्टिकल है और ये सब तो हमें आते हैं। नंबर ऑफ डेज फॉर विच म्यूचुअल फंड एक्स इज हेल्ड वुड बी अप्रोक्सीमेटली। तो बैक कैलकुलेशन, आपको यील्ड दिया हुआ है 9.66%, दिस शुड बी इज इक्वल टू, बताइए आपने फंड से क्या कमाया 10941.73 कमाया, कितना लगा के 4 लाख कमा के, और ये एन डेज के लिए है तो 365 के लिए कितना याद है, यही तो निकालना है ना कि आपने म्यूचुअल फंड एक्स को कितने दिनों तक होल्ड किया है। सो बताइए जी कितना आता है 9.10941.73 डिवाइड बाय 4 लाख, ये परसेंट किया तो 9.66% इज इक्वल टू 2.74% इन थ्रू 365 डिवाइडेड बाय एन। सो 365 इंटू 2.74 डिवाइड बाय 9.66, तो x आता है 103.53। वैसे तो क्लास में हमने 104 लिखा था, इन्होंने आंसर 103 दिया हुआ है, तो हम भी वही ले लेंगे। बच्चे एमसीक्यू में तो आपको वही चुनना पड़ेगा ना, क्लास में हमने एक बढ़ा के लिया था, इन्होंने एक कम लिया हुआ है। नंबर ऑफ डेज फॉर विच म्यूचुअल फंड वाइज है, अभी आप खुद ढूंढ लीजिएगा, 31 डेज आ रहे हैं।
सेम ही है, जैसे एक्स का ढूंढा है वैसे किसका ढूंढना है, वाई का भी ढूंढना है। सो आंसर नीचे दिए हुए हैं सारे आपको, CA। लो जी बिल्कुल ठीक। सो कितना आसान केस है, और ये कितने नंबर का केस है, 8 नंबर का। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी हमारे पेपर में 50 बार आया हुआ है, ये कोई एक बार नहीं आया हमारे पेपर में, 10-12 बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और केस में भी वही है। चलिए आगे बढ़िए जी। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बॉन्ड वैल्यूएशन के ऊपर केस स्टडी है, याद है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और ये तो मुझे लगता था कि ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे 4-5 रिक्वायरमेंट्स रहते हैं ना, स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, डाउनसाइड रिस्क ऑफ बॉन्ड, कन्वर्जन प्राइस, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, प्रीमियम पे बैक पीरियड। ये तो मुझे लगता है पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि वैसे भी बॉन्ड में कन्वर्टेबल बॉन्ड का सवाल बहुत ज्यादा आता है, और उसके नीचे 5-6 रिक्वायरमेंट्स तो रहते ही हैं, तो उस पर MCQ बनाना इजी हो जाते हैं। पढ़िए जी। मैं मान के चल रहा हूं जो ये वीडियो देख रहा है उसको ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। ABC Limited is planning to expand its business and therefore raising funds by issuing a convertible bond of 10 करोड़। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए हुए हैं 10 करोड़ के। An investor Mr. X is interested to invest in the bond of ABC Limited. Mr. X has the following data related to the convertible bond। तो आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ डेटा दिया है। फेस वैल्यू 250 है, कूपन रेट 12% है, नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड, कन्वर्जन रेशो दिया हुआ है, मतलब एक बॉन्ड के 20 शेयर्स बनेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है 12 रुपए, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, चलो बढ़िया हो गया। स्ट्रेट वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड विदाउट कन्वर्जन फीचर, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड विदाउट कन्वर्जन फीचर, प्लेन वनीला बॉन्ड, इंटरेस्ट की पीवी प्लस प्रिंसिपल की पीवी, डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। मैं इतनी तेज बोल रहा हूं मानते हुए कि ये सब आपको आता है, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया हुआ है, मैच्योरिटी 5 साल का है, क्या मांगा है। यू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ द मैटर, क्या बात है बच्चे, आपको एक्सपर्ट बुला दिया है, कॉलर खड़ा कर लीजिए। यू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ द मैटर आर रिक्वायर्ड टू आंसर हिज क्वेश्चंस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट आंसर है वो चुन के बताइए। द परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क ऑफ द बॉन्ड, डाउनसाइड रिस्क क्या होता है कि मैंने कहा था किसी भी हालत में बॉन्ड का वैल्यू स्टेट वैल्यू से नीचे नहीं जाएगा। आज मार्केट प्राइस है तो मैं फॉर्मूले से भी करा सकता हूँ, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्टेट वैल्यू डिवाइड बाय स्टेट वैल्यू, पर थोड़ा लॉजिकली याद कर लेते हैं। किसी भी हालत में बॉन्ड का भाव स्टेट वैल्यू से नीचे नहीं जाता, और आज भाव है 265 और स्टेट वैल्यू कितनी है 235, डिवाइडेड बाय 235 इंटू 100। सो 12.77%। सो क्या इसके क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं पेट भर भर के, क्लास में पता नहीं कितने क्वेश्चन इस टॉपिक पे हमने किए हुए हैं, और वही आपको केस में दिख रहे हैं। 12.77%। द कन्वर्जन प्रीमियम इन परसेंटेज टर्म, कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है कि अगर आप बॉन्ड को शेयर के जरिए खरीदे, मतलब आपने लेना है शेयर, आपने कहा चल शेयर नहीं खरीदते बॉन्ड लेते हैं, तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि शेयर का डाउनसाइड रिस्क 0 तक होता है, बॉन्ड का डाउनसाइड रिस्क स्टेट वैल्यू तक होता है, तो मैंने कहा था इसलिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है बॉन्ड पे। तो कन्वर्जन प्रीमियम कितना है, आज बॉन्ड कितने का है 265, और उसकी स्टॉक वैल्यू कितनी है 20, और शेयर का भाव कितना है 12। तो फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। 265 माइनस 240 डिवाइड बाय 240, 10.42%। 10.42%। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, अभी दूसरे से भी निकाल देता हूं, क्योंकि कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज में पूछा था, पहले उसके लिए नेक्स्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, कि किस भाव पे जाके बॉन्ड खरीदना और शेयर खरीदना बराबर हो जाए, किस भाव पे जाके। तो आज बॉन्ड का भाव कितना है 265, एक बॉन्ड 20 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, तो अगर शेयर का भाव 13.25 हो जाए तो बॉन्ड और शेयर में पैरिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी। 13.25 और आज भाव कितना है 12, तो 13.25 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, इससे भी कन्वर्जन प्रीमियम निकल आता है 10.42। देखो
सो मैं तेज करा रहा हूं क्योंकि इनमें कुछ है नहीं है, ऐसे 150 सवाल हमने क्लास में किए हुए हैं। इफ ही वांट्स, अब ये थोड़ा ध्यान से, कुछ ना कुछ तो ये जरूर करेंगे, एक आधा तो इधर उधर से ये डाल ही देंगे। जहां नई चीज आती है वहां मैं रुक जा रहा हूं, जैसे वो फिल्टर रूल टेस्ट पे मैं रुक गया था, तो यहां भी मैं रुक जा रहा हूं। पढ़िए, इफ ही वांट्स अ यील्ड ऑफ 15%, द मैक्सिमम प्राइस ही शुड बी रेडी टू पे फॉर हिज। अब ये क्या मांग लिया है? मैक्सिमम प्राइस ही शुड बी रेडी टू पे, सर ये क्या मांग लिया है? बच्चे इन्होंने स्ट्रेट वैल्यू निकाला है दोबारा, 15% वाईटीएम लेके। ये क्या मतलब है? कन्वर्टेबल बॉन्ड में इसका कोई मतलब ही नहीं होता। या तो तू लिख दे भाई कि अगर वाईटीएम 15 हो गया है तो बताओ स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड कितना होगा। अगर मैक्सिमम प्राइस ही शुड बी रेडी टू पे, ये तो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड के लिए होता है, मैक्सिमम प्राइस हम कितना पे करेंगे। और अब मैं क्या करूं बताओ? तो जो है सो है, तो आइए हम भी निकाल देते हैं। 250 का स्टेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ प्रिंसिपल। सो 250 का 12% ब्याज 30 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% कॉमा 5 प्लस प्रिंसिपल 250 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% कॉमा 5। तो 15% पे 5 साल का फैक्टर मैंने निकाल रखा है 3.352 और 5वें साल का फैक्टर 0.497। तो 30 इंटू 3.352, ये पार्ट सही नहीं है क्योंकि बॉन्ड में इस तरह से भाव निकालते हैं सिर्फ स्टेट वैल्यू का, और या तो कह दे स्टेट वैल्यू दोबारा निकाल दो, मांगा बड़े अजीब तरीके से है, तो ये गलत हो सकता है बच्चे का पेपर में। 224.81 लो जी। सो DBCB, DBCB बिल्कुल ठीक। लो जी नोट कर लो। वैसे तो बुक में सारे क्वेश्चन है, खास करके लास्ट पार्ट जो मुझे लगता है कि एक आम बच्चा गलत कराएगा पेपर में, वो लास्ट पार्ट है। चलिए, तो कितनी जल्दी हो जाएंगे अगर आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है? मैं तो कहता हूं 30 मार्क्स के MCQs ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हैं, प्रोवाइडेड आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको आता हुआ होना चाहिए। ओके जी, आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा केस है, 3 क्वेश्चन थ्योरी केस है, देखते हैं आप पकड़ पाते हैं कि नहीं। और ये जर्नल टाइप केस है। सपोज यू आर अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट बना दिए। कभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंट्स लिख रहे हैं, कभी आप ऑडिटर हैं, कभी आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, और अभी आप क्या हैं? अभी आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। एंड फॉलोइंग 3 क्लाइंट्स हैव अप्रोच्ड टू यू सीकिंग एडवाइस ऑन द इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन सिक्योरिटीज। ये थोड़ा आराम से करते हैं। वो कह रहा है उन्होंने सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है, आपसे एडवाइस लेने आए हैं। 3 तरह के क्लाइंट्स हैं। ऑल दीज क्लाइंट्स हैव डिफरेंट बैकग्राउंड एंड रिस्क एपेटाइट एज वेल एज परसेप्शन टू द मार्केट। उनका बैकग्राउंड भी अलग है, उनका रिस्क लेने का एपेटाइट, भूख भी अलग है, और मार्केट को लेके उनका परसेप्शन भी अलग है। मतलब किसी को लगता है बाजार ज्यादा रिस्की है, किसी को लगता है कम रिस्की है। सो मार्केट को लेके उनका परसेप्शन भी थोड़ा सा अलग है। Client A wants to invest in fixed income avenues and therefore he is looking at the credit rating of securities as well as the financial ratios such as interest coverage, earning power and general prospect of the industry. जो क्लाइंट ए है वो फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाना चाह रहा है। अब फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाने के तो कई तरीके हैं, आप एफडी करा दीजिए या आप बॉन्ड खरीद लीजिए। तो वो कह रहा है वो क्रेडिट रेटिंग देख रहा है सिक्योरिटीज की, तो वो कहीं ना कहीं बॉन्ड देख रहा होगा, उसके फाइनेंशियल रेशियोज, इंटरेस्ट कवरेज, अर्निंग पावर, ये सब देख रहा है। क्लाइंट बी वांट्स टू अर्न फिक्स्ड इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सेम ही तो है, पहला भी फिक्स्ड इनकम है, ये भी फिक्स्ड इनकम है, पर वो सिक्योरिटी को होल्ड करेगा टिल इट्स मैच्योरिटी। कह रहा है जी मुझे सिक्योरिटी दे दो, मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा। क्लाइंट सी वांट्स टू अर्न मोर बाय टेकिंग मोर रिस्क। क्लाइंट सी कहता है जी मेरा फिक्स्ड इनकम से पेट नहीं भरता, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, मैं ज्यादा कमाना है। Therefore he is more interested to invest in stocks।
He believes that the price reflect all information found in the record of past prices. मतलब मार्केट इज वीकली एफिशिएंट। क्लाइंट सी को लग रहा है कि मार्केट पास्ट प्राइसेस को डिस्काउंट करके बैठा है, तो मार्केट इज वीकली एफिशिएंट। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द एमसीक्यू। अब ये अलग तरह का क्वेश्चन है। वो कह रहा है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर चुनिए। पहला, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग फिक्स्ड इनकम एवेन्यू फॉर क्लाइंट ए शैल बी YTM, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, टैक्स शील्ड और लिक्विडिटी। चलो बताओ, ये लाइन दोबारा पढ़ो और आंसर सोचो। लाइन पहला भी फिक्स्ड इनकम है, दूसरा भी फिक्स्ड इनकम है, पर कुछ कुछ हिंट दिया गया है। देखो जैसे क्लाइंट है फिक्स्ड इनकम यानी कि बॉन्ड में पैसा लगाने को तैयार है, पर उसको डर किस चीज का है ये आपको कैसे पता लगेगा? वो क्रेडिट रेटिंग देख रहा है, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख रहा है, कंपनी की अर्निंग पावर देख रहा है, उसको डर है मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो जब आप उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए रिस्क ऑफ डिफॉल्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। फैक्टर बच्चे चारों ही हैं। क्या YTM भी एक फैक्टर है? यस। क्या टैक्स शील्ड भी फैक्टर है? यस। क्या लिक्विडिटी भी फैक्टर है? यस। कि उसका पैसा कितनी देर में बाहर निकल आएगा, दैट इज लिक्विडिटी। ये सारे फैक्टर है। क्वेश्चन कहता था मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनिए। तो आपको इस लाइन से पता लगा कि उसको अपनी पैसे की सेफ्टी को लेके बड़ी टेंशन है। कभी वो क्रेडिट रेटिंग देख रहा है, कवरेज रेशियो देख रहा है, अर्निंग पावर देख रहा है, मतलब वो ज्यादा इंक्लाइंड है किसकी तरफ? डिफॉल्ट रिस्क की तरफ, कि मैं फिक्स्ड इनकम में पैसा तो लगा दूं, पर कहीं फिक्स्ड इनकम में दो ही रिस्क होते हैं, डिफॉल्ट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, जिसको YTM बोलते हैं। आगे चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल था। The main factor that have to be evaluated in the selection of bond for client B. Client B क्या कहता था? मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा। तो फिर ठीक है, तुझे YTM मिलेगा। क्या? यील्ड टू मैच्योरिटी। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है YTM। उसको डिफॉल्ट की को टेंशन नहीं है। वो कह रहा है बस आज सिक्योरिटी खरीद लूंगा, मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा। If weak form efficiency is prevailing in the market, then which approach is best for selection of equity shares? क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा? ना, नहीं करेगा। फंडामेंटल एनालिसिस का तो वैसे बच्चे इससे को लेना देना ही नहीं होता। फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। रैंडम सिलेक्शन, हाँ ये चल जाएगा क्योंकि सबके रिटर्न सेम ही आने। नहीं, सॉरी, एक मिनट। टेक्निक वीक फॉर्म एफिशिएंसी वैलिड है ना, तो बच्चे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा पर फंडामेंटल तो काम करेगा। वीक हमने लिखा हुआ है क्लास में, ये मैं थोड़ा जल्दी बोल गया। वीक फॉर्म एफिशिएंसी है, मतलब मार्केट में पास देख के आप पैसा नहीं बना सकते, तो आप टेक्निकल एनालिसिस से पैसा नहीं बना सकते, फंडामेंटल से तो बना ही सकते हैं। पर अगर मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है तो फंडामेंटल से भी नहीं बना सकते। अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है तो इनसाइडर ट्रेडिंग से भी नहीं बना सकते। लक बाय चांस से बन जाए तो बन जाए। तो क्योंकि मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंट है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस से पैसा बना सकते हैं। तो BA B, यस, 3 आंसर है, BA और B। ये बढ़िया केस था क्योंकि ये जनरल बातें पूछी गई थी आपसे कि क्या क्लाइंट सी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया। देखो उसकी जगह उसने एक अलग ही तरह का MCQ पूछ लिया। ये आंसर के ना लॉजिक लिख लेना जो मैंने बोले हैं। कारण जब आंसर देखोगे ना MTP का, वहां सिर्फ ABCD लिखा है, कोई कारण नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कारण पेपर में देने नहीं, तो उन्होंने MTP में भी कोई कारण नहीं दिया है, उन्होंने सीधे ही आंसर छापे हैं। सो मैं जो आपको ये लिख के दे रहा हूं आंसर, तो ये आंसर लिख के लेना एक बार। सारे आंसर पता होने चाहिए आपको सारे के सारे। ठीक है, कारण भी लिखो कि यहां मैंने रिस्क ऑफ डिफॉल्ट क्यों चूज किया, क्योंकि वो ऐसे फैक्टर देख रहा था कि लग रहा था कि उसको इसी चीज का डर है। यहां मैंने YTM क्यों चूज किया, क्योंकि वो होल्ड सिक्योरिटीज को मैच्योरिटी तक होल्ड करेगा तो उसको YTM मिलेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी। और लास्ट वाले पे तो उसने सवाल ही अलग पूछ लिया कि क्यों फंडामेंटल एनालिसिस बेटर है और टेक्निकल बेटर नहीं है। सो ये भी बढ़िया केस था। आइए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे आसान केस ये है, मर्जर्स। M&A के ऊपर सवाल है और आपको पता है M&A के क्वेश्चंस तो वैसे ही इजी होते हैं और उन्हीं में से एक उठा के ये केस बना दिया। पढ़िए जी। AES Limited wants to acquire DNF Limited and has offered a swap ratio 1:2, यानी के 0.5 shares for every 1 shares of DNF Limited. Following information is provided.
AES लिमिटेड, DNF लिमिटेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36 लाख 7 लाख 20 हजार। इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग नंबर 12 लाख 3 लाख 60 हजार। पी रेशियो 10 टाइम्स 7 टाइम्स। मार्केट प्राइस पर शेयर 30 और 40। M&A के मेजॉरिटी क्वेश्चंस क्या ऐसे ही होते हैं? यस। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो कह रहा जी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनिए। पहला, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय AES। तो बताओ कितने शेयर इशू होंगे? DEF के कितने शेयर हैं? 3,60,000। और स्वैप रेशो कितनी है? 1:2। तो कितने शेयर इशू होंगे? 1,80,000। ठीक है। EPS ऑफ AES लिमिटेड आफ्टर मर्जर। तो EPS आफ्टर मर्जर क्या होता है? मर्ज्ड अर्निंग्स 36 लाख प्लस 7,20। कोई सिनर्जी तो दी नहीं हुई, तो अर्निंग सिंपली जुड़ जाएंगी। डिवाइडेड बाय उसके अपने शेयर है 12 लाख और नए शेयर इशू करेगा 1,80,000। तो 36 लाख प्लस 7 लाख 20 हजार डिवाइडेड बाय 13,80,000। 3.13। द इक्वलेंट अर्निंग्स, क्या बात है, 3.13 इंटू 0.5। स्वैप रेशियो ऐसे लिख लो 1/2 डिवाइड बाय 2 1.57। मैं कहता हूं इस तरह के केस आ जाए तो हवा में उड़ा देंगे बच्चे, इसको देखना। If AES Limited PE multiple remain unchanged, so PE before merger is equal to PE after merger, then market price after merger would be, तो PE before merger 10 है, तो EPS after merger कितना है? 3.13। तो EPS into PE करेंगे तो कितना आएगा? 31.3। सो मैंने कुछ समझाया नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह के केस आपको पेपर में आने वाले हैं। ओके, सो ये केस बच्चे इसके आंसर्स नोट कर लो। मैं फिर कह रहा हूं इंस्टीट्यूट ने सिर्फ ये आंसर दिए, कोई कारण नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, तो इसके आंसर्स हम आपको करके दिखा रहे हैं। सो प्लीज इसके आंसर्स को नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्लियर है? बड़े आगे। ये बच्चे फॉरेक्स पे अर्ली डिलीवरी का सवाल है, अब इसको मैं सॉल्व नहीं करने बैठूंगा क्योंकि बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल हमने क्लास में कराया हुआ है। बस नहीं, सॉरी, ये नहीं अर्ली डिलीवरी का, ये तो EVA का क्वेश्चन है, EVA बेस्ड सवाल है, ये हम कर लेते हैं। आइए सर, ये भी रहने दो, ये भी हम कर लेंगे। हाँ कर तो लोगे, पर इस तरह का करा तो हुआ है हमने क्वेश्चन क्लास में, दिखाऊं आपको? ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है EVA का। अरे सिमिलर उठा के ये डाली जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। कुछ नया डालो यार, न्यू कोर्स लेके आए हो तो कुछ क्वेश्चन भी नए बनाओ। वैसे पेपर में पता लगेगा कि नए क्वेश्चन आते कि नहीं आते। ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, यही डाटा है सारा। आइए जी, आई थिंक 1 लाख है ना, यहाँ कितना है? 20 लाख 20 लाख 20 लाख, बस ये तो यही डाटा है। 3 कंपनियां हैं जी। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, डेट टू एसेट रेशो, मतलब डेट टू डेट प्लस इक्विटी। अरे एसेट क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी इज टोटल एसेट। तो डेट अपॉन टोटल एसेट्स, यानी कि डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसको डेट रेशियो बोलते हैं। शेयर्स आउटस्टैंडिंग, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, KD बिफोर टैक्स, मतलब इंटरेस्ट रेट। KE दिया हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम टैक्स रेट 35% है। इंडस्ट्री का P 11x है। बेस्ड ऑन अबव केस सिनारियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आइए जी, अब जो मांगेगा मैं सिर्फ वही आंसर करता चला जाऊंगा और 5 मिनट में ये केस हो जाएगा, देखना। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अल्फा लिमिटेड शेल अप्रोक्सीमेटली बी। इससे मुश्किल केस तो मैंने CA इंटर में कराया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। बच्चे वैक मांगा है, किसका? अल्फा का। तो KD दिया हुआ है, KE दिया हुआ है, वेट्स दिए हुए हैं, निकाल दो। तो KD 16% बिफोर टैक्स है, तो इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। डेट का वेट कितना है? 0.8/1। और KE कितना है? 26% इंटू 0.2/1। डेट प्लस इक्विटी 1 है, तो इक्विटी 0.2 हो गया। तो 16 इंटू 0.65 इंटू 0.8, 8.32, 26 इंटू 0.2, 5.2। मैं थोड़ा तेज करा रहा हूं ताकि आपका समय भी ज्यादा ना लगे। 13.52, और आपको फीलिंग भी आ जाए कि ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, ये 5 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फॉर बीटा लिमिटेड इज। बीटा का बच्चे EVA मांगा है। EVA का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT इंटू 1 माइनस T
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वैक, मतलब पहले हमें इसका वैक निकालना पड़ेगा। ईबीआईटी तो पता है हमें इसका कितना है, 5 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख। हाँ जी, तो इसका वैक निकाल लेते हैं। इसका डेट इक्विटी 50-50 है तो इजी हो जाएगा, सिंपल एवरेज कर देते हैं। मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, 13% इंटू 0.65, केडी आ गया 8.45 प्लस के 22 डिवाइड बाई 2 15.225, तो इसका केओ है 15.225%। फास्ट फास्ट ऐसे ही आपने करने हैं पेपर में। तो 5 लाख इंटू 0.65 3,25,000 माइनस 20 लाख इंटू 15.225% 304,500 माइनस 3,25,000, तो ये आ गया 20,500 का ईवीए। लो जी 20,500। ठीक है। प्राइस पर शेयर ऑफ गामा लिमिटेड, गामा का मार्केट प्राइस पर शेयर मांगा है, तो बच्चे गामा का ईपीएस निकाल लो, पी रेशो इंडस्ट्री का दिया है वही चला देंगे। तो ईपीएस इंटू पी रेशो, तो ईपीएस कैसे निकलेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। तो आइए 5 लाख का ईबीआईटी है, इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 20 लाख का कैपिटल है, 20% डेट है, तो डेट कितना हो गया 20 लाख का 0.2 यानी कि 4 लाख, और ब्याज हो गया 4 लाख का 15% 60,000। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 लाख, ये ईपीएस आ गया, ईपीएस को इंटू 11 पी रेशो से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया मार्केट प्राइस। ऐसे करना है पेपर में, सजाना नहीं है इनको, क्योंकि सजाने के मार्क्स नहीं है। 31.46 ये केस आ सकते हैं पेपर में, आ क्या सकते हैं, मतलब केस तो आएंगे ही, ये भी आ सकते हैं, हो सकता है इन्हीं में से उठा के एक डाल दे। 31.46 दी एस्टिमेटेड मार्केट कैप ऑफ अल्फा लिमिटेड, अल्फा लिमिटेड का मार्केट कैप मांगा है, मतलब इसका भी मार्केट प्राइस निकाल के नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वही कहानी है। 5 लाख माइनस 2 लाख का 80%, 16 लाख का डेट है, 16 लाख का 16%, 16 लाख का 16%, ब्याज हो गया 256, तो 5 लाख माइनस इंटरेस्ट 256 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने इसके 61,000, ये आ गया इसका ईपीएस, पी रेशो इंडस्ट्री का चलाएंगे, ये आ गया एमपीएस, और मार्केट कैप मांगा है तो इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। लो जी ऐसे करना है, जो इससे धीरे करेगा वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। 17,44,600, लो जी 17,44,600। ठीक है। अर्निंग पर शेयर और बीटा, बीटा का ईपीएस मांग लिया है, फिर वही करना पड़ेगा, क्या है समस्या है। सो बताओ इसका डेट कितना है, 20 लाख का 0.5 यानी कि 10 लाख, ब्याज हो गया 10 लाख का 13%, 1,30,000, तो 5 लाख माइनस 1,30,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 83,000, तो 5 लाख माइनस 1,30,000 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 83,000 2.90। लो जी तो ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी बिल्कुल ठीक। ऐसे हाथ चलना चाहिए, मैं कहता हूं आधे घंटे में आप सारे केस उड़ा दोगे। और अगर वहां मुश्किल आ गया तो मुश्किल आ गया तो 35 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, उसके क्या है। आपको आता होगा ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ऐसे कैसे हो सकता है हमें ना आता हो। अगला बच्चे अर्ली डिलीवरी है, ये बिल्कुल हमने क्लास में एग्जाम्पल कराया हुआ है कॉपी पे, तो ये वही है, तो ये मैं नहीं करा रहा, वैसे भी इसको टाइम ज्यादा लग जाना है। इसमें वो स्वैप डिफरेंस पूछेगा, ये देखो कि अर्ली डिलीवरी है ना, तो इंटरेस्ट बताओ कितना है, स्वैप डिफरेंस बताओ, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स बताओ, फिर टोटल बताओ। एज इट इज ये क्वेश्चन एक्सपोर्टर वाला मैंने कराया हुआ है, इंपोर्टर वाले 2 बुक से कराए थे, एक्सपोर्टर वाला मैंने एग्जाम्पल बना के क्लास में कराया था, वो भी इंस्टीट्यूट के पास पेपर का ही क्वेश्चन था, गलती से बुक में छपा नहीं था, तो जाके कॉपी चेक करो। ये अर्ली डिलीवरी फॉरेन एक्सचेंज, अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करेंगे। ठीक है। वैसे भी बच्चे एक आधा तो आपको करना ही चाहिए, पिछले वाले मैंने फिर भी करा दिए, पर इसकी तो बिल्कुल ही सेम है। आइए बच्चे नेटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन भी हमारी बुक का सवाल है। ये देखो फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, दिखाऊं, ये तो देखो मैं स्पेशल आपके लिए ये सारे सवाल लेके आया हूं।
कि नेटिंग के ऊपर क्वेश्चन है। और यार दो तरह का नेटिंग होता है, बायलेटरल नेटिंग और मल्टीलेटरल नेटिंग। तो ये मल्टीलेटरल नेटिंग पे सवाल आया है, इधर देखो। सर ये तो करा दो, ये तो कराऊंगा, तो अच्छा सवाल है ये तो वैसे भी, पर मैं एक बार दिखा दूं कि बुक के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मल्टीलेटरल नेटिंग कहाँ गया? आज तो क्वेश्चन इतने सारे हैं फॉरेन एक्सचेंज में कि मिलते ही नहीं है। आई थिंक ये ऊपर रह गया। नहीं, नीचे ही है अभी। करेंसी ऑप्शन, ऑप्शन हो गया ना, करेंसी फ्यूचर इसके बाद आएगा शायद। एक्सपोजर नेटिंग, ये वाला क्वेश्चन है 149। बस हमने क्वेश्चन किसी और तरीके से दिया था, इन्होंने इनके देने का तरीका अलग है, पर ये मैं आपको फिर भी कराऊंगा एक बार। आइए, वैसे भी आखिरी, क्योंकि ना जो क्वेश्चन देने का तरीका है ना, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने क्लास में जो क्वेश्चन कराया वहां क्वेश्चन देने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ क्वेश्चन देने का तरीका अलग है, तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। नेटिंग का क्वेश्चन है, अ यूएस पेरेंट कंपनी हैज सब्सिडरीज इन फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड इटली। The amount due to and from affiliates is converted into common currency dollar। लो, हमने तो ऐसा भी क्वेश्चन कराया हुआ है कि जहां दूसरे करेंसी आ जाते हैं, तो हमने बताया था सबको पेरेंट कंपनी की करेंसी में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ तो उसने डॉलर में ही दिया है सब कुछ। बच्चे एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इंटर सब्सिडरी पेमेंट मैट्रिक्स $1000 ये देखो, पेइंग एफिलिएट, रिसीविंग एफिलिएट, मतलब ये पे कर रहे हैं और ये रिसीव कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये देखो, जर्मनी ने 80 फ्रांस के देने हैं, जर्मनी ने 120 यूके के देने हैं, जर्मनी ने 60 इटली के देने हैं, फ्रांस ने 120 जर्मनी के देने हैं, 160 यूके के देने हैं, 200 इटली के देने हैं। ये मतलब है पेइंग एफिलिएट्स और रिसीविंग एफिलिएट्स का। The treasurer of US parent company is suggesting that by applying multilateral netting system, the company can save a lot of transfer और exchange cost। आपको पता है जब नेटिंग हो जाती है तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाते हैं, तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बच जाती है और आपकी हेजिंग कॉस्ट भी बच जाती है, क्योंकि आपको फिर सारी ट्रांजेक्शन को अलग अलग हेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द कंपनीज बोर्ड एग्रीड विद द ट्रेजरर प्रपोजल। वो कह रहा है जी जो आप कह रहे हो मल्टीलेटरल नेटिंग कर डालो। From the above case scenario, choose the most appropriate answer of the following MCQs। आइए जी, Before applying multilateral netting, it is necessary to apply bilateral netting। जाके चेक करना, मैंने बताया था सीधा मल्टीलेटरल नेटिंग नहीं लगता, पहले कौन सा नेटिंग होता है? बाइलेटरल नेटिंग होता है। हालांकि हमने आपको दो तरीके से मल्टीलेटरल सिखाया था, एक पहले बाइलेटरल फिर मल्टीलेटरल, एक सीधा मल्टीलेटरल। पर हमने थ्योरी में लिखवाया हुआ है कि मल्टीलेटरल से पहले क्या लगता है? बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब दो लोगों की आपस की सेटलमेंट। नेट थ्रू मल्टीलेटरल नेटिंग दीज ट्रांसफर विल बी रिड्यूस्ड टू। लो बच्चे, अब ये तो चेक करना पड़ेगा। आपको याद हम क्या करते थे? हम डायग्राम बनाते थे। आओ जरा, फ्रांस, जर्मनी, यहां बनाते हैं, कहां जगह, इसी यहीं पे, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली। कुछ याद आया? आइए जी, तो पहले मैं डायग्राम बना लूं, फिर देखूंगा सवाल ने क्या मांगा है। तो फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस ने जर्मनी के 120 देने हैं, फ्रांस ने जर्मनी के 120 देने हैं, यूके के 160 देने हैं, फ्रांस ने यूके के 160 देने हैं, और फ्रांस ने इटली के 200 देने हैं। फ्रांस ने इटली के 200 देने हैं। मैं पेइंग से ही देख रहा हूं। जर्मनी ने फ्रांस के 80 देने हैं, जर्मनी ने फ्रांस के 80 देने हैं, जर्मनी ने यूके के 120 देने हैं, जर्मनी ने यूके के 120 देने हैं, जर्मनी ने इटली के 60 देने हैं, जर्मनी ने इटली के 60 देने हैं, यूके ने फ्रांस के 120 देने हैं, यूके ने फ्रांस के 120 देने हैं, यूके ने जर्मनी के 80 देने हैं, तो यूके ने जर्मनी के 80 देने हैं, यूके ने इटली के 120 देने हैं, यूके ने इटली के 120 देने हैं। फिर इटली ने फ्रांस के 200 देने हैं, इटली ने फ्रांस के
200 देने हैं, ये थोड़ा ध्यान से है। इटली ने जर्मनी के 160 देने हैं, इटली ने जर्मनी के 160 देने हैं। इटली ने यूके के 140 देने हैं, इटली ने यूके के 140 देने हैं। याद है, कुछ याद आया है अच्छे से? अब आओ मल्टीलेटरल नेटिंग करते हैं, क्योंकि उसने आंसर मल्टीलेटरल का ही मांगा है। अगर बाईलेटरल का होता तो हम पहले बाईलेटरल का करते, पर उसने मल्टीलेटरल ही मांगा है। तो आइए कैसे करते थे, याद है? फ्रांस को पकड़ो, इधर देखो, फ्रांस ने 80 लेने हैं, 120 देने हैं, तो +80 -120। सिमिलरली फ्रांस ने 120 लेने हैं, 160 देने हैं, 120 लेने हैं, 160 देने हैं। सिमिलरली फ्रांस ने 200 लेने हैं और 200 देने हैं इटली को, तो +200 -200। आओ जी फ्रांस का हिसाब करें। 80 -120 +120 -160, तो फ्रांस के आते हैं जी -80। फ्रांस के आते हैं कितने? -80,000। यहां लिखते हैं, फ्रांस के आते हैं -80,000। और यही पूछा भी हुआ था, इधर देखो, द नेट पेमेंट और नेट रिसीट फॉर फ्रांस आफ्टर नेटिंग ऑफ शेल बी। तो फ्रांस के -80 है, मतलब फ्रांस का 80 आउटफ्लो है, तो नेट पेमेंट 80,000। ये देखो फ्रांस का आंसर आ गया, नेट पेमेंट 80,000। ठीक है, तो यही आंसर भी होना चाहिए नीचे। यस, ये देखो नेट पेमेंट 80,000। आगे बढ़िए, अगला किसका पूछा हुआ है? इटली का पूछा हुआ है, तो आओ पहले इटली का करते हैं। तो इटली का क्या हिसाब है? 60 लेने हैं, 160 देने हैं, 60 लेने हैं, 160 देने हैं। सिमिलरली 200 लेने हैं, 200 देने हैं, 200 लेने हैं, 200 देने हैं, और 120 लेने हैं और 140 देने हैं, 120 लेने हैं और 140 देने हैं। इसका 200 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका नेट रिसीट आ रहा है 200 का। लो जी, नेट रिसीट 200 आ रहा है। नहीं, कोई तो गड़बड़ करी मैंने। 60 + 160, नहीं मैंने उल्टा कर दिया शायद। ओहो, 160 देने हैं, 60 लेने हैं। हाँ तो ठीक तो है, 60 लेने हैं, 160 देने हैं। इटली की बात चल रही है ना, तो आंसर किसका मांगा है? इटली का ही मांगा है। 60 लेने हैं, 160 देने हैं, ये तो 200 200 ही है। ये 120 है ना? यस, 120 लेने हैं और 140 इसने देने हैं। ठीक तो है। 60 + 160 + 120 - 140, ये 200 आ रहा है। आंसर क्या है? 200 तो ऑप्शन ही नहीं है। एक सेकेंड, इटली, सिक्सटी लेने हैं, ओहो 160 देने हैं, तो ये माइनस में आएगा ना भाई। 60 लेने हैं, 160 देने हैं, तो फिर 160 नेगेटिव में आएगा ना। मैं भी कहूँ ये कैसे हो गया? -60 + 120 - 140, यस 120 नेगेटिव आ रहा है इटली का, तो इसका 120,000 नेट पेमेंट है। बी, यस बिल्कुल ठीक। अब सवाल ने, वो कह रहे बताओ ये ट्रांजैक्शन कहां तक रिड्यूस हो जाएगी। अब बाकियों का भी बच्चे निकालना पड़ेगा, वैसे आंसर आ चुका है, पर फिर भी मैं निकाल देता हूं एक बार। जर्मनी की बात करो, तो जर्मनी ने 120 लेने हैं, 80 देने हैं, 160 लेने हैं, 60 देने हैं, और 80 लेने हैं और 120 देने हैं। हंड्रेड इनफ्लो है, तो जानते हो इसका भी 100 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने 80 और 120 देना है, तो 200 हो गया। इसके 100 लेना है, तो इसको भी 100 ही लेना होगा। आइए देख लेते हैं एक बार। तो यूके ने 120 लेने हैं, नहीं 140 लेने हैं, 120 देने हैं, 160 लेने हैं, 120 देने हैं, और 120 लेने हैं और 80 देने हैं। हंड्रेड प्लस।
तो बताओ ये ट्रांजैक्शन 100 प्लस 100 200 पे रिड्यूस होगी ना। इसने 80 देने हैं, इसने 120 देने हैं, 200, इसने 100 लेने हैं, इसने 100 लेने हैं। तो ट्रांजैक्शन इज अल्टीमेटली रिड्यूस टू $200, $200,000. So through multilateral netting, these transactions will be reduced to $200,000. बढ़िया सवाल है, तो करा हुआ था क्लास में। लास्ट इसका पार्ट बड़ा अच्छा है। सपोज इफ द ट्रांसफर चार्जेस आर 0.01%, ट्रांसफर चार्जेस लिख गया भावनाओं में बह के, इट शुड बी ट्रांजैक्शन चार्जेस। कि जब आप एक दूसरे को पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है ना, बैंक पैसे लेते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। ये ट्रांसफर चार्ज लिख गया है। ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर्ड, 0.01% किसका है, जितनी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे उसका। बाय अप्लाइंग मल्टीलैटरल नेटिंग टेक्निक्स देयर विल बी रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर बाय। देखो बच्चे, हमने आपको बताया था मल्टीलैटरल नेटिंग से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो जाती हैं। तो देखो, आपने अगर कुछ ना करते तो 1560 का लेन देन होता आपका, अगर अलग अलग करते। और अभी लेन देन कितने का हो रहा है, 200 का। और ट्रांजैक्शन चार्ज है 0.1% ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड। तो बताओ आपकी सेविंग कितनी हो गई, 1560 माइनस 200। पहले 0.01% लगता 1560 पे, अब 0.01% लग रहा है 200 पे। तो इंटू 0.01% इंटू 1000 कर दो। क्यों? क्योंकि ये रुपए से डॉलर इन थाउजेंड्स था ना। तो 1560 माइनस 200 इंटू 0.01% इंटू 1000, $136 की सेविंग है। ये आंसर $136 की सेविंग है। ये नया पार्ट था, ये हमारे सवाल में नहीं था। इधर देखो, तो हमारे सवालों में कहीं भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं था। इवन जो अगला भी किया है उसमें भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं था। मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे आपको नेटिंग पे, पिछले में था नहीं, पिछले में भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं था। सो हमने नेटिंग पे 3 क्वेश्चन करे थे, कहीं भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं था, जबकि इन्होंने ट्रांजैक्शन चार्ज का सवाल दे दिया। तो लास्ट वाला पार्ट जो था वो नया था। 1560 की ट्रांजैक्शन होती, नेटिंग के बाद 200 की हो रही है। 0.01% ऑफ द फंड ट्रांसफर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। सो बताओ आपकी सेविंग कितने की होगी। सो आई होप सो आपको ये आंसर जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको इंस्टीट्यूट का आंसर में तो ये नजर नहीं आएगा उन्होंने ये आंसर किया कैसे है। सो मैंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन करा के पूरा आंसर करा दिया है। ठीक है, सो इसको पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। सो दैट्स इट। इतने केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने हमें दिए, हमने सारे कर लिए। इससे हमें फ्लेवर आ गया। हो सकता है एक आधा इंडिविजुअल एमसीक्यू भी आ जाए। हाँ, तो आ जाए तो आ जाए। जब हमने केस स्टडी कर लिए तो इंडिविजुअल एमसीक्यू हमारा क्या बिगाड़ लेगा। सो कॉन्सेप्ट जिसको आता है वो सब कुछ कर लेगा, जो मर्जी आ जाए पेपर में। ठीक है, सो ये मुझे था कि मैं एक बार आपके साथ ये डिस्कशंस कर डालूं। ये हैंड आउट में शेयर कर दूंगा ऐप पे। सो ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी था करना। अब आपको सरप्राइज नहीं होगा पेपर में कि पहला क्वेश्चन किस तरह का आने वाला है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।